Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. आज हम होम्योस्टेसिस और एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। तो आज की ऑब्जेक्टिव्स में हम बेसिकली टर्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, उसके फैक्टर जो होम्योस्टेसिस को इफ़ेक्ट करे उसको डिस्कस करेंगे, फीडबैक मैकेनिज़्म और उसके कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म और किस तरह वो मेंटेन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस दो अल्फाज का मजमुआ है। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। होम्योस्टेसिस को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, जिस्म की अंदर की एक इंटरनल स्टेबिलिटी को हम जो मेंटेन रहती है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बॉडी में सोडियम की आयंस को मेंटेन रखना, पोटाशियम आयंस को मेंटेन रखना, इसके अलावा कैल्शियम को मेंटेन रखना, इसके अलावा पानी की मकदार को मेंटेन रखना, ये होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली बॉडी को जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होता है उसको एक सस्टेन लाइफ होती है, जो सूटेबल लिमिट होती है उस तक महदूद रखना, ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस की अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो तीन चीज़ें होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट यानी कि उसके तीन अहम पहलू हैं। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। ये मैं आपके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये तीन बेसिकली होम्योस्टेसिस के बुनियादी अहम पहलू हैं। एक में ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर वाटर और सोडियम आयंस होती है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, सेल के वॉल्यूम, सेल के अंदर आयंस वगैरह, बॉडी के अंदर आयंस वगैरह मेंटेन रखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना एक सूटेबल लिमिट के साथ, एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और एक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करना। ये भी बेसिकली होम्योस्टेसिस की अहम पहलू है। होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस की वजह से बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस होती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से बेसिकली डिजीज़ डेवलप हो जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी constantly taking place inside the body as a result of unwanted chemical are produced। जब बॉडी के अंदर अनवांटेड केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइव मे वेरी ग्रेटली इवन और अ ब्रीफ पीरियड, टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट। अब सेकेंड में एक तो फर्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो अनवांटेड केमिकल चीज़ें होती है उसको जैसे डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंड में बेसिकली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उसमें जैसे कि टेम्परेचर वगैरह हो गया, और इसके अलावा एसिडिटी हो गई, साल्ट हो गया, वाटर वगैरह हो गया। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से जो होम्योस्टेसिस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इसको भी बेसिकली एडजस्ट रखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव रहने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स से जो होम्योस्टेसिस के फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले केमिकल, अनवांटेड केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर बेसिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, ये अनवांटेड है। तो इस वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो चूँकि डिस्टर्ब हो जाती हैं अनवांटेड केमिकल पीरियड की वजह से। सेकेंडली, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ पर इंसान रहता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, एसिडिटी हो गई, नमक हो गया, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जिसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए। नाउ, टू मेजर सिस्टम इन्वॉल्व, दो अहम सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेटिक को यानी होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करने में। एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इन्वॉल्व होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। होम्योस्टेसिस, स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। थ्री कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग होते हैं जो स्किन के ऊपर और बॉडी के हर एक हिस्से पर पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर बेसिकली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है
और रिसीव करने के बाद न्यूरॉन्स के ज़रिए उसको बेसिकली ब्रेन तक, जिसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। और ब्रेन बेसिकली जिसे हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं, इंटीग्रेटर का मतलब ये होता है कि वो इंटीग्रेट करता है। और ब्रेन बेसिकली अपना कमांड देता है और अपना असर दिखाता है, और इसे हम इफेक्टर कहते हैं। और इफेक्टर जो है मसल्स में होते हैं और ग्लैंड में मौजूद होते हैं। तो ये कैसे रिस्पॉन्स होता है, जो बेसिकली ब्रेन जनरेट करता है रिसेप्टर के ज़रिए, और उसका जो रिस्पॉन्स होता है ब्रेन का उस रिसेप्टर की अगेंस्ट में, ये बेसिकली इफेक्टर कहलाता है। और ये पूरा सिस्टम होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को, जो जिसे हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी फिजिकल चेंजेस आ जाना। अब 12 घंटे में गर्मी महसूस हो रही है तो उसको बेसिकली थर्मो रिसेप्टर रिसीव करेगा। तो इस तरह और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, उस चेंजेस को महसूस करेगा, और महसूस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन के पास भेजेगा। कंट्रोल सेंटर बेसिकली एक सेट पॉइंट को डिटरमाइन करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, उसके ऊपर काम करेगा और एक ख़ास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पे अब एक ऐसी जगह पर हम चले गए कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब वो टेम्परेचर रिसेप्टर ने लिया, रिसेप्टर ने लेने के बाद ब्रेन के पास पहुंचा दिया, और हमने डायरेक्टली उस वहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम बाहर चले गए, हमारी बॉडी से पसीने निकल गए और बॉडी हमारी क्या है, कूल हो गई, क्योंकि जो स्वीटिंग है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इफेक्टर का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के जवाब में, रिसेप्टर की वजह से जो दिमाग यानी कंट्रोल सेंटर जो अपना रिस्पॉन्स बनाता है उसे हम इफेक्टर कहते हैं। और इफेक्टर बेसिकली ग्लैंड्स और मसल्स के ऊपर काम करता है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस प्रोड्यूस, स्टिमुलस प्रोड्यूस हो गया। स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर को हम सेंसर भी कहते हैं, और वो उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर के पास कन्वे करेगा। कंट्रोल सेंटर इफेक्टर के तौर पे उस जो स्टिमुलाई थी उसका रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देने के बाद उसको बेसिकली वेरिएबल पोजीशन पे लाएगा, क्योंकि उससे पहले क्या था, इम्बैलेंस पैदा हो गया था। अब ये इम्बैलेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, उसको मेंटेन करेंगे। इस मैनर में बेसिकली होम्योस्टेसिस काम करता है। हायर वायर आर्टिस्ट मॉडल, हायर वायर आर्टिस्ट मॉडल, इसमें एक वेरिएबल होता है, एक सेट पॉइंट होता है। वेरिएबल बेसिकली पोजीशन ऑफ बॉडी है। एक आर्टिस्ट मॉडल है जिसमें हम एग्जांपल देते हैं होम्योस्टेसिस को समझने के लिए। वेरिएबल बॉडी की पोजीशन होती है, और एक होते हैं सेट पॉइंट डायरेक्टली ओवर द वायर। ये वायर पॉइंट के ऊपर जो है बेसिकली सेट पॉइंट कहलाता है। और एक होते हैं सेंसर, नर्व रिसेप्टर, आई, इनर ईयर्स, मसल्स, स्ट्रेच रिसेप्टर। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर बेसिकली ब्रेन है। अब ब्रेन क्या है, ये इंटीग्रेटर के तौर पे काम करता है। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर बेसिकली मसल्स है। हाई वायर आर्टिस्ट यूजेस नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट पोजीशंस ऑन वायर। ये क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो वायर है इसके हाथ में, और एक जो नीचे वायर है ये इसकी मूवमेंट हो रही है, और नीचे जो वायर है उसने बॉडी को एक ख़ास पोजीशन दिया हुआ है। ये भी फीडबैक को समझाने के लिए हायर वायर आर्टिस्ट मॉडल है। लेकिन इससे आगे जो फीडबैक मैकेनिज़म्स है उससे आपको इतनी आसानी के साथ समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ डिसिमिलर इफेक्ट। अगर बॉडी के ऊपर कोई रिस्पॉन्स बन रहा होता है, उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में ये काम होता है, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इंक्लूड मोस्ट होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म, शट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस। ये ओरिजिनल स्टिमुलेट को शट ऑफ करता है, ये रिड्यूस करता है उसकी इंटेंसिटी को। वर्क लाइक हाउस होल्ड थर्मोस्टेट। अब नाउ यू कैन सी यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस बढ़ रही है। अब कोई भी स्ट्रेस है वो उसकी मिकदार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये क्या है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ये रिसेप्टर ने ले लिया, रिसेप्टर ने महसूस कर लिया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने इस चीज़ को महसूस कर लिया, और इफेक्टर के तौर पे इसको दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ गया। अब ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, ऑप्टिमम पोजीशन पर आ गया। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। किस तरह, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा था और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ने उस स्ट्रेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये क्या है, ये जो ओरिजिनल स्टिमुलाई है, ओरिजिनल स्टिमुलाई बढ़ रही थी,
और यहाँ पर इफेक्टर के ज़रिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ने उस स्टिमुलाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये डिसिमिलर इफेक्ट हो गया, एक जैसे इफेक्ट नहीं होगा, दोनों का डिफरेंट इफेक्ट हो गया। इस इफेक्ट को, इस फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, सिमिलर इफेक्ट, सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये सीरीज ऑफ डिसिमिलर इफेक्ट को हम कहते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर हम दोबारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को देखेंगे। जो होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या आ गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मो रिसेप्टर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब रिसीव कर लिया, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया ब्रेन ने, और ब्रेन ने क्या कर दिया, कमांड भेज दिया इस स्वीट ग्लैंड को। स्किन के अंदर अंदर जो स्वीट ग्लैंड होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है, वो हम वहाँ से पसीना निकलना शुरू हो गया। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हो गए वो डायलेट हो जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खून जो है स्किन की तरफ आएगा, और उस खून से जो गर्माइश होगी वो स्किन के ज़रिए निकल जाएगी, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रही थी। यहाँ पे ब्रेन ने क्या किया, फीडबैक सिस्टम के ज़रिए टेम्परेचर को डाउन कर दिया, तो ये डिसिमिलर इफेक्ट हो गया। अब ये क्या है, ये थर्मो रेगुलेशन है। इस प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये भी क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये जो ओरिजिनल स्टिमुलस होगी, उस ओरिजिनल स्टिमुलस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और उसको वेरिएबल तक, उसको वेरिएबल पोजीशन तक लाने की कोशिश करेगी। इन बॉडी दिस ओनली अकर्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड बर्थ ऑफ अ बेबी। दो ऐसे प्रोसेस है जिसमें एक ब्लड क्लॉटिंग हो गया और दूसरा क्या है, बर्थ ऑफ बेबी है, वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या है, जो यूट्रस होगी, यूट्रस के अंदर बेबी की जो बेसिकली डिस्टॉर्शंस होगी वो बढ़ जाएगी यूट्रस में। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जो रिसेप्टर होगी, जो यूट्राइन वॉल की, वो यानी कि जो जहाँ पर बच्चा होता है, वो यूट्राइन वॉल यूट्रस की, उसकी स्ट्रेचिंग को बढ़ा देगी। अब उसकी स्ट्रेचिंग जो है बढ़ेगी तो ब्रेन के पास आएगा, रिसेप्टर ने क्योंकि उस स्ट्रेचिंग को ले लिया, ब्रेन के पास आएगा। ब्रेन क्या करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ हो जाएगा तो जो यूट्राइन वॉल के मसल्स होंगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाएगा, और जब वो और बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो यूट्रस होगी, जो बेबी होगी, वो डिलीवर हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई किसी भी वजह से ब्लड वेसल के अंदर ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जो है प्लेटिलेट्स, जो केमिकल्स होंगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे, और वो तब तक रिलीज़ होंगे जब तक ब्लड वेसल अपनी नॉर्मल हालत में ना आए, जब तक ब्लड क्लॉट ना बन जाए। ये भी क्या है, ये पॉजिटिव है। नाउ ब्रेक और टेयर इन द ब्लड वेसल्स वॉल, ब्लड वेसल में टेयर होगी, उसके नतीजे में क्लॉटिंग होगी, प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा चिपकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिलीज़ हो जाएंगे, और वो केमिकल क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट लाएंगे। जितना ज़्यादा खून बहेगा उतना ही ज़्यादा प्लेटलेट्स आके वहाँ पर जमेंगे, और उसके नतीजे में क्लॉटिंग हो जाएगी। खून ज़्यादा लॉस हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट आ गए और ब्लड क्लॉट बन गया। ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यहाँ पर दोबारा यूट्राइन की एग्जांपल है। यूट्राइन की एग्जांपल इस वजह से कि जो हेड ऑफ द बेबी है, यहाँ पर हेड ऑफ द बेबी जो है वो यूट्राइन को क्या करेगी, पुश करेगी। तो नर्व इम्पल्स जो है सर्विक्स के जरिए, जो सर्विक एंड होता है उससे नर्व इम्पल्स ले जाएंगे और वो ब्रेन के पास जाएंगे। ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट होने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में आएगा, खून के जरिए यूट्रस तक पहुँचेगा, और जब यूट्रस तक पहुँचेगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। नाउ यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन है। अब ऊपर ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, और ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है, और ये क्या है, नॉर्मल स्टेट है। अब नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट पे अगर बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसके नतीजे में क्या होगी, कूलिंग होगी। कूलिंग मैकेनिज्म यानी स्वेटिंग होगी, और ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, यानी उसमें खून का बहाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून आएगा, ताकि बॉडी के स्किन के ज़रिए ब्लड लॉस हो जाए। ये दो चीज़ें होगी, वाजोडाइलेशन और दूसरा स्वेटिंग। अब अगर इसको दोबारा अपन नॉर्मल लेग पे, नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे तो ये क्या होगी, बॉडी टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या था, ये पॉजिटिव था। इसने इसको और बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा पसीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पसीना निकलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा।
जबकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएंगे तो हीटिंग मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व हो जाएंगे। हीटिंग मैकेनिज़्म से मुराद होंगी बॉडी जो है उसमें शिवरिंग हो जाएंगी, और जब शिवरिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो जाता है तो दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। ये दोनों के दरमियान क्या है, ये दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के दरमियान। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।